हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में रसायन विज्ञान से पूछे गए टोटल 50 प्रश्न का सॉल्यूशन मिलेगा। मैं एक एक प्रश्न छांट करके लाया हूं गाइड से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। काफ़ी डिस्कशन के साथ इस चैनल पर प्रत्येक प्रश्न करवाया जाता है। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने में, यहाँ लगा हुआ है गोबर गैस का मुख्य घटक है। तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक है वो क्या है? तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक है वो मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। चलिए, अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ जिसमें जो है मीथेन गैस पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि प्राकृतिक गैस बताओ, प्राकृतिक गैस में क्या 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 पाया जाता है? प्राकृतिक गैस बोले, ठीक है, या बायोगैस बोले, या क्या बोले? बायोगैस बोले, बायोगैस बोले, ठीक, या गोबर गैस बोले, या गोबर गैस बोले, या सीएनजी बोले। क्या बोले? सीएनजी बोले, या कोयला का खदान बोले, कोयला का खदान बोले। क्या कि ये सब में कौन सा गैस पाया जाता है? तो सबका आंसर क्या होने वाला है? मीथेन होता है। ठीक, और भी मैं आपको बताता हूँ, या धान की खेती में, या हाँ, धान की खेती में, या दलदली वाला स्थान में, धान की खेती में, धान का खेती होता है दलदली में, या दलदली वाला स्थान में, या दलदली वाला स्थान में, या आपसे पूछे गाय की ज्वाली में, गाय की ज्वाली में, इस सब में पूछेगा कौन सा गैस होता है? इस सब में मीथेन होता है। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाने वाला? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, अगर और आपसे क्वेश्चन मीथेन गैस से पूछता है कि सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन क्या है, तो बताना है मीथेन जो है भैया, मीथेन यह सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है। सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है, याद रख लेना, यह सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, एक एएमयू परमाणविक द्रव्यमान इकाई समतुल्य है। मतलब ये एक एमयू बराबर किसके बराबर है? यहाँ कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, ग्राम में दिया है ना। तो ग्राम में एक एमयू बराबर होता है 1.6735 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। खोद लीजिए कहाँ दिख रहा है? तो हाँ, -24 ग्राम यहाँ दिख रहा है। तो 1.6735 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है। एएमयू का अगर इसका फुल फॉर्म होता है एटोमेटिक मास यूनिट। ए से क्या होता है? एटोमेटिक, एम से मास, यू से यूनिट। ठीक है। अगर पूछ लेता कि ग्राम में कितना होता है, तो ग्राम में ये चेंज हो जाता है। ग्राम में कितना हो जाता है? एक एएमयू बराबर पूछ लेता कि कितना ग्राम होता है, तो ग्राम में, अच्छा ये ग्राम में तो बता ही दिए हैं। केजी में पूछ लेता कितना होता है, कि एक एएमयू बराबर, एक एएमयू बराबर बता दो कितना केजी होता है। तो आपको बताना 1.6735 इंटू 10⁻⁻27 केजी। कितना होता है? -27 केजी। तो केजी में भी आपको याद रख लेना है, या ग्राम में, जैसे पूछे आपको वैसे बता देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और रोज क्लास का पीडीएफ आपका इतिहास की दुनिया 99 चैनल पर अपलोड हो जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट जो होता है दोस्तों, ग्रेफाइट बहुत नरम होता है, तो इसलिए हीरा क्या होता है? कठोर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, रेड पेंसिल देखे हैं, उसमें उसका जो नोक होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कटर से छीलते हैं, वो कितना नरम होता है, थोड़ा सा दबाते हैं टूट जाता है। तो इसलिए ग्रेफाइट क्या होता है? नरम होता है। हीरा का अगर आकार पूछे कैसा होता है, तो हीरा का आकार याद रख लेना, हीरा का जो आकार होता है, आकार चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। इसलिए हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीरा का अपवर्तनांक बताओ, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। कितना होता है? 2.42। किसका अपवर्तनांक होता है? हीरा का होता है। हीरा का चमकना, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीरा का चमकना बताओ, हीरा का चमकना, या मृत मरीचिका की घटना, राजस्थान में जो बालू आपको चमकता है, या रोड पर जब जाते हैं तो गर्मी के दिनों में जब धूप होता है तो आप देखते हैं कि रोड पे पानी बिछाया हुआ है, पानी गिराया हुआ है, तो वो पानी क्या होता है? चमकता है। तो ये सब किसके कारण होता है? तो आपको बताना है पूर्ण आंतरिकी परावर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिकी परावर्तन के कारण होता है। ठीक है।
और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रेफाइट के बारे में याद रख लेना कि यह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? एकमात्र अधातु है जो विद्युत का, एक धातु है जो विद्युत का, ग्रेफाइट क्या है? एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो एकमात्र अधातु जो विद्युत का सुचालक है क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट को दोस्तों हम लोग काला हीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? काला हीरा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि काला हीरा किसको कहते हैं? आपको क्या बताना है? ग्रेफाइट को कहते हैं। ठीक। और ग्रेफाइट का उपयोग कहेगा कहाँ करते हैं? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर में इसका उपयोग मंदक के रूप में करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ चुका है तो अगला प्रश्न है, निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है? तो निर्जलीकरण में क्या हो जाता है? निर्जलीकरण जिसे हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो डी मतलब होता है कमना, हाइड्रेशन मतलब होता है जल, यानी जल की कमी हो जाता है। तो जल का कमी हो जाता है तो हाँ, ये किसके कारण होता है? ये सोडियम क्लोराइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? सोडियम क्लोराइड के कारण होता है। तो यानी यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये किसके कारण होता है? निर्जलीकरण में क्या होता है? जल का कमी होता है। यहाँ लिख देते हैं, जल का कमी होता है। ये किसके कारण होता है? सोडियम क्लोराइड के कारण होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अच्छा, जब हमारे शरीर में जब जल का जब कमी हो जाता है तब हमको क्या दिया जाता है? तब हमको दिया जाता है ORS का घोल। क्या दिया जाता है? ORS का घोल दिया जाता है डॉक्टर द्वारा। आपने देखा होगा जब बुखार जब लगता है तो ORS का घोल दिया जाता है। इसमें क्या होता है? यही सोडियम क्लोराइड होता है। तो आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने में, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने किया था 1867 में। और प्रोटॉन का पूछेगा खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन का आपको याद रख लेना है कि प्रोटॉन का खोज कौन किया था? रदरफोर्ड किया था। कौन किया था? रदरफोर्ड किया था प्रोटॉन का। और न्यूट्रॉन का खोज किया था 1932 में जेम्स चैडविक ने किया था। 1932 में चैडविक ने किया था। और नहीं, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किया था। कौन किया था? गोल्डस्टीन किया था। रदरफोर्ड नहीं बताना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन का न पूछ रहा है तो न्यूट्रॉन का खोज कौन किया है? तो जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं? यानी कि ब्लैक मतलब काला, लेड मतलब शीशा। काला शीशा किसको कहते हैं? पीछे बता के आए हैं, ग्रेफाइट को कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्रेफाइट को कहते हैं। तो ग्रेफाइट का अगर आकार पूछेगा कि ग्रेफाइट का आकार कैसा होता है, तो ग्रेफाइट का आकार जो होता है, इसका आकार जो होता है षटफलकीय होता है। क्या होता है? षटफलकीय होता है। इसका आकार भी क्वेश्चन पूछा गया है, कैसा होता है? षटफलकीय होता है। इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यह एकमात्र अधातु है। ग्रेफाइट अधातु क्यों है? क्योंकि इसमें एकमात्र मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रेफाइट में एक मात्र मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये क्या है? अधातु है। एकमात्र अधातु है जो विद्युत का चालक है। तो आपको ये बात याद रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अच्छा, एक प्रश्न और याद रख लीजिएगा, यह कार्बन का अपर रूप होता है। किसका अपर रूप होता है? कार्बन का अपर रूप होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर है। तो रॉकेट के ईंधन में हम लोग कौन सा रबर का प्रयोग करते हैं? कौन सा कृत्रिम रबर का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग नियोप्रीन का करते हैं। किसका करते हैं? नियोप्रीन का करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में और जानकारी मैं आपको यहाँ फ्रेश पेज में दे रहा हूँ। चलिए, तो रबर कहेगा, रबर हम लोग किस विधि द्वारा बनाते हैं? तो रबर बनाने की प्रक्रिया को हम लोग बल्कनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्कनीकरण कहते हैं। ठीक। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, रबर का प्राकृतिक बहुलक क्या है? रबर का प्राकृतिक बहुलक बताओ। प्राकृतिक बहुलक, रबर का प्राकृतिक बहुलक बताना आइसोप्रीन है। क्या है? आइसोप्रीन है। ठीक। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रबर का कृत्रिम बहुलक क्या है? रबर का कृत्रिम बहुलक, तो रबर का कृत्रिम बहुलक क्या है?
नियोप्रीन है। क्या है? नियोप्रीन है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता था? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होता था। अगर यहाँ तक समझ में आ चुका है, अच्छा, रबर में सल्फर मिलाने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? बल्कनीकरण। बल्कनीकरण में पूछेगा कि रबर में हम लोग क्या मिलाते हैं, तो सल्फर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? सल्फर मिलाते हैं। ये भी बता ही देते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका, हाँ यहाँ रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर है, कौन सा है? नियोप्रीन। क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ ये तो बता ही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका अंतराण्विक बल क्षीण होता है? यहाँ पर हाइड्रोजन दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, NH3 दिया हुआ है, तो किसका अंतराण्विक बल क्षीण होता है यानी कम होता है? तो हीलियम क्या है? गैस है। हीलियम क्या है? पहली बात तो यह गैस है। NH3 यानी अमोनिया। अमोनिया क्या है? यह एक द्रव्य है। क्या है? द्रव्य है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? HCl क्या है? यह एक अम्ल है। क्या है? अम्ल है। और अम्ल है तो मतलब क्या है? यह द्रव्य है। क्या है? द्रव्य है। और H2O कहेगा क्या है? तो यह जल है। क्या है? जल है। H2O क्या है? जल है। तो यहाँ पूछ रहा है कि किसका अंतराण्विक बल सबसे क्षीण होता है? तो हम लोग जानते हैं कि गैस का अंतराण्विक बल सबसे कम होता है। किसका होता है? गैस का होता है। यानी हीलियम क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि गैस का इंट्रामोलिकुलर फोर्स यानी जिसको हम लोग कहते हैं अंतराण्विक बल सबसे कम होता है। सबसे कम होता है, इतना बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लोहा की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? तो लोहा को जंग से बचाने के लिए हम लोग गैल्वेनीकरण करते हैं। क्या करते हैं? गैल्वेनीकरण। इसके लिए हम लोग 3 प्रक्रिया को अपनाते हैं। एक प्रक्रिया तो यहाँ गैल्वेनीकरण हो गया, और एक को हम लोग कहते हैं जस्तीकरण। क्या कहते हैं? जस्तीकरण। जस्तीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि लोहा को जंग से बचाने के लिए हम लोग जस्ता का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जस्ता का प्रयोग करते हैं। इसलिए जस्तीकरण को हम लोग अगला नाम क्या देते हैं? यसद लेपन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यसद लेपन भी कहते हैं। यसद लेपन क्यों कहते हैं? कि यसद मतलब क्या होता है? जस्ता होता है, इसलिए इसका नाम क्या देते हैं? संस्कृत में यसद मतलब जस्ता होता है, तो इसलिए यसद लेपन। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है कि हम लोग लोहा को जंग से बचाने के लिए हम लोग जस्तीकरण का प्रयोग करते हैं, यानी जस्ता का करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए और मैं आपको बताता हूँ कि लोहा पर हाँ और कुछ प्रश्न है। लोहा जंग लगने पर लोहा में जब जंग लग जाता है तो लोहा का भार क्या होता है? लोहा का भार बढ़ जाता है। लोहा का भार बढ़ जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, किस सिक्का कॉइन्स बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? यानी सिक्के बनाने में हम लोग किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो सिक्का बनाने में हम लोग जो है किसका प्रयोग करते हैं? तो पीरियोडिक टेबल में जो 18 वर्ग में है, तो 18 वर्ग में है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिक्का धातु कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल के 18 वर्ग में 18 वर्ग आवर्त सारणी, तो 18 वर्ग आवर्त सारणी के 18 वर्ग में जो धातु है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिक्का धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्का धातु कहते हैं। और सिक्का धातु में कौन कौन शामिल है? तो सिक्का धातु में आपका कॉपर, Ag, Au, तो ये हो जाएगा कॉपर हो जाएगा, Ag हो जाएगा और Au हो जाएगा। किस धातु का उपयोग होता है? यहाँ कॉपर हमको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन धातु नहीं है? धातु नहीं है तो हम लोग धातु का पहचान जानते हैं कि अगर धातु होगा तो उसमें क्या लगा होगा? यम लगा होगा। क्या लगा होगा? यम लगा होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि धातु नहीं है और इसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी वो धातु होगा। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा? धातु होगा। ठीक, तो यहाँ देख लेते हैं कॉपर।
हाँ कॉपर, हाँ कॉपर हो जाएगा। कॉपर में क्या है देख लेते हैं पहला कॉपर को हम लोग। तो कॉपर का, हाँ कॉपर हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। तो इसका कॉपर का, हाँ कॉपर क्या है, यह एक धातु है। ठीक है, कॉपर तो ये धातु है, इसको पहचान ही लेंगे। कुछ जिसमें यम नहीं लगा रहेगा तो हम लोग पहचान लेते हैं कि कॉपर क्या है, एक धातु है। ठीक, उसके बाद में सल्फर, सल्फर का चेक कीजिए तो 2, 8, 10, 6, 16, इसका बाहरी कक्षा में 3 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि सल्फर क्या है, यह धातु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में होता है, कितना होता है, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0055। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित तत्व है। मानव निर्मित तत्व पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है मानव निर्मित तत्व। तो याद रखना कि इनमें से मानव निर्मित तत्व जो है प्लूटोनियम है। कौन सा है, मानव निर्मित पहला तत्व पूछेगा कि कौन सा है, यह पहला तत्व है मानव निर्मित, प्लूटोनियम है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, थोरियम, थोरियम का अयस्क पूछेगा क्या होता है, इसका अयस्क बताओ। तो इसका अयस्क मोनाजाइट होता है। क्या होता है, मोनाजाइट होता है। मोनाजाइट, मोनाजाइट कहेगा किसका अयस्क होता है, तो थोरियम को होता है। अच्छा रेडियम, रेडियम के बारे में बताते हैं। मोनाजाइट कहेगा सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो मोनाजाइट जो होता है सबसे अधिक केरल में। कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है सर्वाधिक। चलो फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियम का खोज कौन किया था। तो रेडियम का खोज याद रखना लेना कि मैडम क्यूरी। कौन किया था, तो इसका खोज किया गया था मैडम क्यूरी द्वारा। किसके द्वारा, मैडम क्यूरी द्वारा रेडियम का खोज किया गया था। ठीक, और मैडम क्यूरी को इसके लिए मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और पूछेगा टोटल कितना बार दिया गया था, तो आपको बताना है कि मैडम क्यूरी को टोटल 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इतना बात आपको याद रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है। तो सर्वाधिक नाइट्रोजन हम लोग जानते हैं किसमें होता है, यूरिया में होता है। किसमें होता है, यूरिया में होता है। कितना होता है, 46% होता है। 46% होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यूरिया को प्रयोगशाला में कहेगा कौन बनाया था, यूरिया को प्रयोगशाला में कहेगा कौन बनाया था, प्रयोगशाला में। तो आपको याद रख लेना है कि वोल्हर ने बनाया था। कौन बनाया था, वोल्हर ने बनाया था। ठीक, फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यूरिया पहला कार्बनिक यौगिक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला कार्बनिक यौगिक कौन है। तो आपको बताना है यूरिया जो है यह पहला कार्बनिक यौगिक है। पहला कार्बनिक यौगिक है। तो इतना बात आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लेकर के आते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, रोज़ क्लास का PDF आपका ITI HAS KI दुनिया 99 यहाँ पर अपलोड हो जाता है। आप यहाँ से जाके PDF ले सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है, लिंक क्लिक कीजिए और PDF तक जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।